वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 210 है, यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले ज्योग्राफी का था मॉर्निंग में, और ये है हिस्ट्री का टेस्ट। इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 210 तक पहुँच सकते हो। 11 अक्टूबर को आप लोगों का एग्ज़ाम है। 6, 7 या 8 अक्टूबर तक सारे टेस्ट का रिवीजन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार करना। अजंता की गुफाएं, लेपाक्षी मंदिर, सांची के स्तूप। उपर्युक्त तीनों में से कौन से भित्ति चित्रकला के बारे में जाने जाते हैं? भित्ति चित्रकला क्या होती है? वॉल पेंटिंग, मतलब दीवारों पर जो चित्रकारी करते हैं उसके लिए जाने जाते हैं। कौन से? तो अजंता एलोरा की गुफाएं तो है ही है, लेपाक्षी मंदिर है, सांची के स्तूप नहीं है। तो थर्ड को एलिमिनेट करके इसका आंसर लगा दीजिए ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, अजंता की गुफाएं व लेपाक्षी मंदिर भित्ति चित्रकला के लिए जाने जाते हैं, परंतु सांची का स्तूप भित्ति चित्रकला के लिए, वॉल पेंटिंग के लिए जाना नहीं जाता। ये प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा में पूछा हुआ है, एग्जैक्ट इसी तरह से जैसे यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में साख्य संप्रदाय से संबंधित कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। साख्य संप्रदाय, देखिए, साख्य पुनर्जन्म व आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता। साख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, ना कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। बताइए कौन सा सही है इसमें? साख्य दर्शन प्रेरणता भी पूछे जाते हैं इसके। देखिए, साख्य पुनर्जन्म व आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार करता है, गलत है स्टेटमेंट है पहला वाला। साख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही बोध की ओर ले जाता है, ना कोई बाह्य बल अथवा कारक। करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 ओनली। तो देखिए, कपिल मुनि है इसके प्रणेता। कपिल मुनि द्वारा प्रवर्तित सांख्य दर्शन में पुनर्जन्म व आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। क्या करते थे वो? भक्ति, मूर्ति पूजा, यज्ञ करते थे, प्रकृति पूजा, यज्ञ करते थे, प्रकृति पूजा करते थे, भक्ति करते थे। क्या करते थे पूर्व वैदिक आर्य? तो देखिए, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म था प्रमुखता, प्रकृति की पूजा करते थे और यज्ञ करते थे। सी। तो प्रकृति पूजा एवं यज्ञ ही आर्यों के धर्म की प्रमुख विशेषता थी। ऋग्वैदिक आर्यों का प्रारंभिक जीवन कबायली था, अतः उनके देवता भी प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? पहला स्टेटमेंट है, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। अब आपके माइंड में चलना चाहिए कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। त्रुटिहीन का मतलब समझते हो? मतलब वेदों में कोई भी त्रुटि नहीं है। तो बिल्कुल मूर्ति पूजा का विरोध तो किया। ब्रह्म समाज के संस्थापक डॉक्टर आचार्य राजा राम मोहन राय थे। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया था, इसने सही है। देखिए, वेद त्रुटिहीन है, ब्रह्म समाज नहीं, ये कहता है आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो थर्ड वाले को एलिमिनेट करके इसका आंसर लगा दीजिए, के वाले कर दो। तो 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध करना, पुरोहितवाद का विरोध करना, अवतारवाद का खंडन करना आदि। अंडरलाइन कर लीजिए चारों को। वेदों की त्रुटिहीनता को प्रचारित करने का श्रेय दयानंद सरस्वती के आर्य समाज को जाता है, न कि राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज को। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। नीचे देखे कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अंबेडकर जी पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी की स्थापना नहीं की इन्होंने। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की है, और किस किस की है? इंडियन लेबर पार्टी की तो की है 1936 में। 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, पीजेंट्स
एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं की थी। पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1947 में महाराष्ट्र में की गई थी, जिसके पहले अध्यक्ष थे जयंत प्रभाकर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। 1893 में सर विलियम बेडरबर्न तथा W.S. केन ने किस उद्देश्य से, किस पर्पस से इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना की थी? भारत में साम्राज्यिक न्यायपालिका में प्रवेश हेतु अभियान करने के लिए, या भारतीय स्वतंत्रता पर ब्रिटिश संसद में चर्चा सुगम करने के लिए, या ब्रिटिश संसद में विख्यात भारतीयों के प्रवेश हेतु आंदोलन करने के लिए, या फिर भारत में राजनीतिक सुधारों हेतु हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन करने के लिए। यही ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, भारत में राजनीतिक सुधारों हेतु हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन करने के लिए 1893 में बेडनबर्न ने केन के साथ इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना की थी। इस डेट से और कुछ याद आ रहा है? साउथ अफ्रीका गए थे गांधी जी 1893 में। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? इनमें से कौन है भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक जो नहीं है? पल्लवाचार्य हैं, त्यागराज हैं, तुकाराम है, नागार्जुन नहीं है। तो नागार्जुन बौद्ध धर्म से संबंधित थे, उनका संबंध भक्ति आंदोलन से नहीं था। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? कौन थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जहाँ जहाँ गांधी जी हैं ना, उनको एलिमिनेट करिए सबसे पहले। तो गांधी जी का संबंध इससे नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद, ऑप्शन नंबर सी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों एवं आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू, चाचा जी, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों व आर्थिक कार्यक्रम का संकल्प प्रारूपित किया। 1931 में कराची में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता सरदार पटेल ने की थी। इस अधिवेशन में मुख्यतः मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर प्रस्ताव पारित किए गए। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं सारे के सारे। जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड, स्टैनली बॉल्डविन, नेविल चैम्बरलेन, या फिर विंस्टन चर्चिल। यही चर्चिल। तो विंस्टन चर्चिल ने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था। कांग्रेस व मुस्लिम लीग दोनों ने ही क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया था। ये स्टेटमेंट बनाकर पूछ लेते हैं कि कांग्रेस ने स्वीकार किया था, मुस्लिम लीग ने कांग्रेस ने अस्वीकार किया था, मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया था। तो गलत है वो, क्योंकि दोनों ने जो है स्वीकारा था, मुस्लिम लीग ने भी और कांग्रेस ने भी। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचनाकार का नाम बता दीजिए। विजय लक्ष्मी पंडित लगाकर गलत मत कर देना इसको। ना ही एनी बेसेंट है, ना अरुणा आसफ अली हैं। सरोजनी नायडू। तो देखिए, सरोजनी नायडू ने गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचना की। सरोजनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने बहु विवाह नामक पुस्तक लिखी? राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पंडिता रमाबाई, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। बहु विवाह नामक पुस्तक लिखी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, 19वीं शताब्दी के प्रमुख समाज सुधारकों व शिक्षाविदों में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम अग्रणी है। इन्होंने समाज में व्याप्त बहु विवाह, बाल विवाह, विधवा शोषण, स्त्री अशिक्षा आदि कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। इन्हीं के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया गया। इन्होंने बहु विवाह, बाल विवाहेर दोष नामक पुस्तकें लिखी हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां प्रश्न है। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? देखिए, 2 से इनका समय मैच खाता है, लेकिन इसमें सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी। तो भक्त तुकाराम का शासनकाल है 1608 से लेकर 1649 के मध्य। 2 मुगल सम्राट का शासनकाल इस समय।
जैसे जहांगीर 1605 से लेकर 1627। ये प्रश्न अलग से पूछा भी है कि शासनकाल बताओ। शाहजहां का इसके बाद आता है 1627 से 1658। तो जो नियरेस्ट मैच खाता है सबसे पहले जहांगीर खाता है, तो जहांगीर ही इसका आंसर हो जाएगा। अगर जहांगीर नहीं है, शाहजहां ऑप्शन में है, तो शाहजहां लगाएंगे, अगर दोनों हैं तब भी जहांगीर ही लगाएंगे। तो देखिए तुकाराम जो है महाराष्ट्र के एक महान संत एवं कवि थे। वे तत्कालीन भारत में चल रहे भक्ति आंदोलन के प्रमुख स्तंभ थे। उन्हें तुकोबा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? शाहजहां के शासनकाल का एक राज्य के इतिहासकार, या फिर औरंगजेब का एक महत्वपूर्ण सामंत व विश्वास पात्र, या अकबर के शासन में एक महत्वपूर्ण सैन्य कमांडर कौन है? अब्दुल हमीद लाहौरी। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो देखिए अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां के शासनकाल में राज्य के इतिहासकार के पद पर आसीन था। वह शाहजहां के दरबार में पटना से बुलाया गया था। उसने अपनी पुस्तक पातशाहनामा में शाहजहां कालीन इतिहास का वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है ये। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? रक्षा विभाग, विदेशी मामले व राष्ट्रमंडल संबंध, खाद्य एवं कृषि विभाग, या इनमें से कोई न कोई और विभाग है, लाइक विधि। तो विधि विभाग नहीं है, रक्षा विभाग नहीं है, विदेशी मामले नहीं है, खाद्य एवं कृषि विभाग था इनके पास, और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। विधि विभाग था डॉक्टर अंबेडकर के पास। तो देखिए कांग्रेस द्वारा वायसराय के नवीनतम प्रस्ताव को स्वीकार कर लेने के बाद 1 अगस्त 1946 को लॉर्ड वेवेल ने कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार गठित की गई। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। तो हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट इसमें मेडाइवल भी देखने को मिला आपको, एंशियंट भी और मॉडर्न भी, 15 प्रश्न। इसका रिवीजन कम से कम एक बार तो कर ही लेना। धन्यवाद।